अभी हाल ही में जैसा कि अब सब जानते हैं राखी यानी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसी रिश्ते को हमारी आज की कहानी के जरिए कुछ नए रंगों से सजाया जाए। कौन से रंग? सफेद और काले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही दो रंग है आज की हमारी कहानी के। रक्षाबंधन का खुशहाली से भरा त्योहार, भाई बहनों का प्यार, मुस्कुराहटों में बदलती साल भर की तकरार, चटक चटकीले खुशनुमा रंगों का त्योहार। पर आज ये सब सुनाकर हम आपको बोर करने नहीं आए हैं। आज हम सही मायनों में अपना धर्म निभाने आए हैं। किसी हिंदी किताब में पाए जाने वाले रक्षाबंधन का निबंध नहीं, पर किसी की जिंदगी की आंसुओं से सनी सच्ची कहानी लाए हैं। ये शब्द लिखते हुए खुद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खासकर ये सोचकर कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर जीवन, उसकी कहानियां, उसकी सच्चाइयां और उसकी विविधता, इन सबको कैसे भुलाया जा सकता है। आज सचमुच हमारे चैनल को ऐसी अनोखी कहानी पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो आपको भी निस्संदेह सोच में डाल देगा, और हमारा दावा है कि आप भी इसे भूल नहीं पाएंगे। आज की हमारी कहानी जिस पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हें छोटी सी उम्र में ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, रिश्तों और धर्म के बीच का। और सामने विरोधी कौन? उसके ही अपने। बेशक इस वक्त आपकी सोच किसी एक तरफ इशारा कर रही है, और वो बिल्कुल सही है, गीता। जी हाँ, उसका तो सारा सार ही यही था। और सवाल भी एक ही, आखिर इनमें से क्या चुने, रिश्ते या धर्म? महाभारत में और हमारे कहानी के पात्र, इन दोनों के युद्धों में युगों का फर्क हो सकता है, बाकी सब कुछ एक सा है। वही डर, वही कांपते हाथ, वही अंतर्द्वंद, सब कुछ। पर योद्धा अर्जुन भी थे और हमारी कहानी के पात्र भी, और युद्ध वही, धर्म की रक्षा के लिए। खैर चलिए, बातों को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये हम बता देना चाहेंगे कि हमारी कहानी के पात्रों की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए हमने उनके नाम बदल दिए हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रजनी सिंह, मेरी उम्र 18 साल, जिनमें से 5 साल मैंने जेल में बिताए हैं। वजह वजह ये कि मैंने खून किया था, अपने ही भैया का। बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। वो मनहूस दिन जीते जी मेरे लिए भुला पाना नामुमकिन है। उस दिन मैं अपनी नानी के घर से वापस आ रही थी, जो कि बस 2 गांव दूर है। उस वक्त मैंने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी, तो बस आराम से अपनी साइकिल पर घर की ओर जा रही थी। शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। पापा, जो कि अपनी साइकिल पर ही मेरे साथ घर वापस आ रहे थे, घर के करीब आते ही मुझसे कहने लगे कि तुम घर जाओ, मैं बाजार से होकर आता हूँ। उनके बाजार को जाने वाले रास्ते पर मुड़ते ही मैंने अपनी साइकिल घुमा ली और अपनी प्यारी सहेली शिखा के घर को हो ली। सोचा कि उसके साथ पापा के लौटने से पहले कुछ वक्त गुजार लूंगी और जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। शिखा के घर पहुंचकर पता चला कि वो तो मेरे ही घर गई हुई है, तो मैं भी अपने घर की तरफ चल पड़ी, इस खुशी में कि इस वक्त माँ घर पर तो होगी नहीं, तो इसी बहाने हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। पर मुझे क्या पता था कि अगले 5 मिनट मेरे लिए 5 साल की लंबी सजा के दरवाजे खोलकर खड़े होंगे। बहरहाल मैं घर पहुंची, तभी घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। मैं भागकर अंदर गई, और उस वक्त जो मैंने देखा, उसका अफसोस मुझे आज तक है। अंदर शिखा थी, उसके कपड़े फटे थे और वो डर और घबराहट में इधर उधर भाग रही थी, और उसके पीछे मेरे भैया और उसके कुछ दोस्त लगे हुए थे। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वहां क्या चल रहा है। मैं तुरंत शिखा के पास भागती हुई गई और उसे अपने पीछे छुपा लिया, और भैया और उसके दोस्तों से कहा कि रुक जाओ। पर उन पर जैसे कोई शैतान सवार था। भैया ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और शिखा को पकड़ लिया और ले जाने लगे उसे दूसरे कमरे की ओर। वो बेचारी चीखती चिल्लाती, हाथ पांव पटकती, अपने मन और शरीर का सारा जोर लगाती हुई कितना गिड़गिड़ा रही थी कि भैया हमको छोड़ दो। मेरी सांसें मानो गले में अटक गई हूं, और आंखें भैया और उससे भी ज्यादा चीखती रोती मेरी दोस्त शिखा पर। शरीर घबराहट से चट्टान सा भारी हुआ पड़ा था। पर नहीं, ये वक्त नहीं था चुप बैठने का। मैं तुरंत उठकर खड़ी हुई और सारा जोर लगाकर चिल्लाकर भैया से कहा कि भैया, शिखा को छोड़ दो। पर उसने मेरी एक न सुनी। सुनता भी कैसे, नशे की हालत में जो था। जब मेरा चिल्लाना बेअसर हो गया और मैंने देखा कि चीजें बदतर होती जा रही हैं, तब मुझे कुछ भी नहीं सूझा, और सीधे दौड़कर रसोई घर जा पहुंची और उठा लाई वहां से चाकू, और खड़ी हो गई भैया के सामने। मैंने दोबारा कहा, भैया, शिखा को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा।
और इस बार भी मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ता जा रहा था। डर और घबराहट अपनी चरम सीमा पर थे। मेरा दिमाग तो जैसे था ही नहीं, कुछ सोचने की हालत में ही नहीं थी। सांसें तेज होकर जैसे सीने से बाहर ही निकल पड़ेंगी। आंखें पत्थर सी जमी हुई थी। कितनी कोशिश कर रही थी भैया को बस किसी हालत में समझाने की, पर वो समझता ही नहीं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं रहा। मेरे दाएं हाथ में चाकू था, जिसे ठंडे हाथ होने के बावजूद मैंने कसकर पकड़ रखा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे बुलाऊं, सब तरफ सिर्फ अंधेरा, सिवाय रोती बिलखती शिखा के, जिस पर भैया अपना जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक ही अगले ही पल जैसे मेरे ठंडे शरीर में हलचल हुई, मैंने भैया को जोर से धक्का दिया और शिखा को उनकी पकड़ से छुड़वाया और गुस्से में वही चाकू उसके गले में उतार दिया। सारी हलचल, सारा शोर सन्नाटे में बदल गया। कई लोग मौजूद थे उस वक्त उस घर में, पर सबके सब चुप, बिल्कुल चुप, किसी बेजान भूत की तरह। भैया के दोस्त शिखा को छोड़कर भाग खड़े हुए और शिखा वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखें कभी भैया पर तो कभी शिखा पर, और जब आंखें नीचे हुई तो सामने थे मेरे नाबालिग हाथ, किसी अपने के, खुद की भैया के खून से रंगे हुए। आज 6 साल बाद भी हजारों बार हाथ धोकर नहाकर भी वो दाग नहीं गया। खून तो चला गया, पर वो लाल रंग आज भी वहीं टिका है। मैं चुप सी बैठकर भैया की लाश को एकटक देख रही थी। शाम, रात, धूप, छांव, खेल कूद, किसी का कोई ख्याल ही नहीं था। भैया की सांसों के साथ जैसे वक्त भी रुक सा गया था। और जिंदा तो मैं थी, पर मेरा शरीर भी उसके जितना ही ठंडा पड़ चुका था, और शायद मन भी। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ आहट सुनाई दी। पापा घर आए, उनके पीछे माँ भी आई। शायद उनको किसने बता दिया था। दोनों ने मुझे देखा। माँ ने शिखा की नब्ज जांची, वो जिंदा थी, और मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं खामोश थी, पर माँ के बार बार झुंझला कर पूछने पर आखिरकार मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें बताया कि भैया और उनके दोस्तों ने मिलकर शिखा के साथ बलात्कार करना चाहा। मैंने कई बार रोका, कई बार मना किया, पर वो नहीं माना, तो मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ये सब सुनते ही मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया। कहा, तूने बिल्कुल सही किया, ऐसे नीच काम का यही अंजाम होना चाहिए। अच्छा किया जो मार दिया इसको। जल्द ही पुलिस वहां आ पहुंची और मुझे और शिखा को हॉस्पिटल ले जाया गया, और भैया को, उसकी लाश को मुर्दाघर ले जाया गया। बस अब सब खत्म हो चुका था। 3 दिनों के बाद कोर्ट में मेरी पेशी हुई। मुझ पर खुद मेरी माँ ने केस किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने गलत किया है। मैं उनसे नहीं लड़ पाई, और जज साहब ने मुझे बालिग होने तक बच्चों की जेल में रहने की सजा सुनाई। केस पूरे 1 साल तक चला। पापा ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, पर बाद में मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि इस लड़ाई का कोई मतलब तो बनता ही नहीं। आखिर किससे लड़ती? अपनी ही माँ से। इतनी ताकत नहीं थी मुझ में। सारी दुनिया से लड़ना मुमकिन है, पर उनसे नहीं जो आप ही की दुनिया है। सो मैंने अपनी हार मान ली, खुद से कम, पर अपनी माँ से ज्यादा। मैं जब जेल में थी तब एक दिन माँ मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कोर्ट में खुद को गुनहगार बताकर तुझे जल्द ही रिहा करवा दूंगी। माँ की आंखों में इतने सालों में अपने लिए सिर्फ गुस्से से भरी आग देखी थी, पर आज उन्हीं में अपने लिए आंसू देखकर सारी सजा छोटी लगने लगी। मैंने माँ को तुरंत ही कहा, नहीं माँ, मैंने 4 साल 10 महीने जेल में बिता लिए हैं, बस और 2 महीनों की बात है। हाँ, अगर आपको सचमुच पश्चाताप करना ही है तो बाकियों को सजा दिलवा दो। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा कि वो सब अब जेल में है, लंबी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। शिखा के बयान की वजह से आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिल ही गई, और ये सुनकर मेरे दिल को बहुत शांति मिली। थोड़ी देर बाद पापा आए, साथ में शिखा भी थी। उस घटना के बाद वो 4 साल के लिए कोमा में चली गई थी। बेशक ये घाव इतनी जल्दी नहीं भरने वाले। 2 महीने जल्द ही बीत गए, और मैं भी आखिरकार रिहा होकर घर वापस लौट आई। और आज शिखा का जन्मदिन है। माँ ने केक बनाया है, घर सजा हुआ है, सभी खुश हैं, पर न दिखने वाला वो दुख सभी के दिलों में चुभ रहा है।
और जिंदा भी है। काश काश कि भैया ने उस दिन मेरी बात मान ली होती, तो वो भी आज हमारे साथ होता। ऐसा नहीं कि मैंने उसे माफ कर दिया है, वो अपनी इस दरिंदगी की वजह से मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिर चुका है। पर अपने हाथों में किसी अपने के, खुद के खून के लगे होने का दर्दनाक एहसास क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर कुछ बातें बिना कहे ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये कहानी अनगिनत सामाजिक समस्याओं को बयान करती है। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था, इस कहानी के दो रंग हैं, सफ़ेद और काला। दूसरे शब्दों में कहें तो अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म। ये बात जग जाहिर है कि इंसान बड़े से बड़े जंग लड़ ले और जीत ले, पर आखिर में वो अपने अपनों से ही हार जाता है। पर पता नहीं रजनी में इतना अदम्य साहस कहाँ से आया, वो भी इतनी कच्ची उम्र में। सचमुच कलयुग धन्य हो गई ऐसी नारी को देखकर। मैं तो कहूँगा कोई भी पुरस्कार, तमगा या तुमपों की सलामी इतने बड़े साहसिक कार्य के सामने बहुत ही छोटी है। अपनी दोस्ती और इंसानियत के धर्म को निभाना, वो भी खुद के खून के रिश्ते के खिलाफ जाकर, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये काम सिर्फ सूरमाओं का है। और रजनी सही मायनों में कण कण में वही है, एक सच्ची सूरमा। ये कहानी हमारे लिए एक भयंकर चुनौती थी। इसके साथ न्याय कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और हमने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की है। आशा यही है कि आप सभी को छू जाएगी हमारी आज की ये कहानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कहानियों की लड़ी यूं ही चलती रहे। और अपनी कहानियां हम तक ज़रूर पहुंचाएं। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।